हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 5 मार्च और 5 मार्च से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को ज्ञान कोश टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा या ज्ञान कोश नाम से ही फेसबुक पेज है, आप लोग वहां से भी इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। तो सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि किसके द्वारा स्वदेशी ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ डिजाइन किया गया है। तो अब ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूट है या ऐसी कौन सी संस्था है जिसने कि स्वदेशी ऑप्टिकल डिजाइन किया है? तो ये डिजाइन किया है ऑप्शन ए यानी कि आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा अब ये स्वदेशी ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ जो है ये डिजाइन किया गया है। तो इसके बारे में हम पूरी जानकारियां पढ़ते हैं। जैसे कि अगर हम सबसे पहले तो इसका पूरा नाम पढ़ें तो इसका पूरा नाम है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज, ARIES, एराइज इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। ये उत्तराखंड के नैनीताल में 3.6 M देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप पर स्थापित किया गया। तो ये कहां पर स्थापित किया गया है? तो उत्तराखंड के नैनीताल में इसे स्थापित किया गया है। इसे एराइज देवस्थल फेंट ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रोग्राफ एंड कैमरा के रूप में डिजाइन और विकसित किया गया है। बात करें अगर हम इसकी, तो यह देश के सबसे बड़े खगोलीय स्पेक्ट्रोग्राफ में से एक है कि जितने भी भारत में खगोलीय स्पेक्ट्रोग्राफ है उनमें सब में सबसे बड़े स्पेक्ट्रोग्राफ के रूप में ये बनाया गया है। ये सुदूर केशर और आकाश गंगाओं से हल्के प्रकाश के स्रोत का पता लगा सकता है। तो इसका प्रयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये जानकारियां जो है वो हमने यहां से पढ़ ली है। उसके बाद बढ़ेंगे हम प्रश्न नंबर 2 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 2 है कि चीन की सबसे बड़ी वार्षिक राजनीतिक बैठक कहां पर शुरू करी गई है? तो ये चीन देश के बारे में है कि चीन की जो सबसे बड़ी वार्षिक राजनीतिक बैठक है ये कहां पर शुरू करी गई? तो यहां पर देखिएगा ऑप्शन बी में लिखा है बीजिंग। तो बीजिंग में ही चीन की सबसे बड़ी वार्षिक राजनीतिक बैठक जो है ये शुरू करी गई। तो इसके बारे में अगर हम पढ़ें तो बीजिंग में कहां पर? तो बीजिंग में भी ये ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में इसे शुरू किया गया। इसे टू सेशंस या लेंग हुई के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो बैठक है टू सेशंस और लेंग हुई के नाम से जानी जाती है। इसमें जो शीर्ष राजनीतिक सलाहकार निकाय है, जो चीनी पीपल पॉलिटिकल कंसल्टेटिव है कॉन्फ्रेंस है, इसने 4 मार्च को अपना सत्र शुरू किया। ये 4 मार्च से शुरू हुए, लेकिन जो एनपीसी है, एनपीसी यानी कि नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, वो देश की विधायिका बैठक 5 मार्च को शुरू करी गई। तो ये 4 मार्च को CPPCC शुरू हुई थी और एनपीसी की जो बैठक है वो 5 मार्च को शुरू करी गई है। तो ये जानकारी मैंने आपको यहां से दी है। जिसके पश्चात हम बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न की तरफ, यानी कि प्रश्न नंबर 3 की तरफ। 2021 युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट खिताब जो है ये किसने जीता है? तो ये खिताब किसने जीता है? ये खिताब जीता है वरुण कपूर यानी कि यहां से ऑप्शन सी जो है वो आपका सही रहेगा। अब वरुण कपूर ने जो 2021 युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ है उसमें उन्होंने ये पदक जीता है। तो पूरी जानकारियां पढ़ते हैं कि भारतीय शटलर वरुण कपूर और मालविका बंसोड़ और वरुण कपूर दोनों ने ये पदक जीते हैं। इसका आयोजन कहां पे हुआ था? तो इसका आयोजन कंपाल में हुआ था। वरुण ने पुरुष एकल के फाइनल में किसे हराया? तो हमारे देश के ही शंकर मुथुसामी को उन्होंने 21-18, 16-21 और 21-17 से हराया है। बात करते हैं अगर हम मालविका बंसोड़ की, तो मालविका बंसोड़ ने अनुपमा उपाध्याय जो कि हमारे देश की है उनको महिला एकल में 17-21, 25-23 और 21-10 से हराया है। तो पूरी जानकारियां जो थी वो इस प्रश्न से मैंने आपके सामने रखी है। देखिएगा यहां से जो पुरस्कार संबंधित प्रश्न है ये आपके एग्जाम में एक प्रश्न सदैव पूछा जाता है, तो यहां से आपने जरूर पढ़ना है। इसके बाद बढ़ते हैं अगला प्रश्न, यानी कि प्रश्न नंबर 4 कि घरों की पहचान 40 नाम की जो ये योजना है ये किस राज्य में शुरू करी गई? तो ये कौन से राज्य में शुरू करी गई है? ये योजना शुरू करी गई है उत्तराखंड यानी कि यहां से इस प्रश्न का आपका ऑप्शन ए जो है वो आपका सही रहेगा। तो इसके बारे में बढ़ते हैं पूरी जानकारियां। जैसे कि नैनीताल में, उत्तराखंड के नैनीताल में इसे शुरू किया गया है। और अगर हम बात करें कि किसके द्वारा शुरू किया गया है तो ये
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना का जो हिंदी में नाम है वो है कि बेटी का नाम घर की पहचान, यानी कि अब जो बेटियों के नाम से घर की पहचान करी जाएगी। इस योजना में मुख्य लागत कितनी रहेगी? तो इस योजना में मुख्य लागत जो है अनुमानित लागत 42 करोड़ रुपए रहेगी। तो इस प्रकार से हमने यहां से जानकारी प्राप्त करी है। अब बात करते हैं इस योजना के बारे में। योजना जो है नैनीताल में शुरू करी गई है और इसके बाद पूरे उत्तराखंड में विस्तारित की जाएगी, यानी कि शुरुआत नैनीताल से होगी और नैनीताल के बाद में इसे आगे जोड़ा जाएगा पूरे राज्य में। बात करते हैं कि राज्य में 32,000 महिला समूहों को स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है और इसके बाद सूखाताल झील में भी काम नैनीताल झील के पुनर्भरण का काम किया जाएगा, यानी कि जो सूखाताल झील है उसको दोबारा से नैनीताल झील के रूप में पुनर्भरण, यानी दोबारा से उस झील को भरा जाएगा। ये काम भी इसके द्वारा किया जाएगा। तो ये जानकारी यहां से पढ़ी। अब प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं कि अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ चैंपियनशिप वेटरन्स समिति की अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसकी अध्यक्ष कौन बनी है? अब देखिएगा, भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम जो है वो अब AIBA की अध्यक्ष बनी है। तो पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं कि मैरी कॉम जो है वो 6 बार विश्व चैंपियन रह चुकी है मुक्केबाजी में। 2020 में विश्व निकाय द्वारा अपने सुधारों के हिस्से के रूप में यह पैनल बनाया गया था। इस पैनल की अगर हम बात करें तो यह पैनल जो है 2020 में बनाया गया था और मैरी कॉम ने जुलाई से अगस्त 2021 में होने वाले अपने दूसरे और अंतिम ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी किया है, क्योंकि आपको पता है कि अब जो ओलंपिक गेम्स होंगे ये उनका आखिरी ओलंपिक गेम्स होगा जो कि जुलाई से लेकर के अगस्त 2021 तक आयोजित किया जाएगा। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको यहां से दी है। इसके बाद में पढ़ेंगे हम AIB के बारे में कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना कब करी गई थी? तो 1946 में इसकी स्थापना करी गई थी। मुख्यालय कहां पे है? तो इसका मुख्यालय लुसाने कहां पर है? तो ये स्विट्जरलैंड में है। और अगर हम बात करें इसके अध्यक्ष की तो उमर नजारोविच क्रेमलेव जो है वे IBA के अध्यक्ष हैं। तो पूरी जानकारी पढ़ने के बाद हम बढ़ते हैं अब आज के प्रश्न की तरफ। तो आज का प्रश्न आप सभी के लिए है कि इजराइल ने आधिकारिक तौर पर संयुक्त अरब अमीरात का पहला राजदूत प्राप्त किया है। तो उन राजदूत का नाम क्या है? ये आपका प्रश्न है आज का। आप अपने कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। जिसके बाद कल के प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। कल का प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो आप सभी का जैसा कि जवाब आया कि भारत का तीसरा जो है वो स्थान रहा है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 की तरफ इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि CRPF के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? तो अब कुलदीप सिंह को CRPF का DG का अतिरिक्त प्रभार उन्होंने संभाला है। उन्होंने किनका स्थान लिया है? तो AP महेश्वरी जो कि इस पद पर थे, लेकिन अब उनके स्थान पर कुलदीप सिंह ने इस पद को संभाल लिया है। बात करते हैं कि कुलदीप सिंह जो है वो IPS अधिकारी हैं और इससे पहले वे केंद्रीय क्षेत्र के विशेष महानिदेशक थे, जो कि अब CRPF के महानिदेशक का पदभार संभालेंगे। उन्होंने किनका स्थान लिया है? तो AP महेश्वरी के स्थान उन्होंने लिया है। अब हम बढ़ते हैं CRPF के बारे में। देखिए, CRPF की फुल फॉर्म क्या है? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। ये देश का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है। इसके अनुमानित लोग जो संख्या है वो है 3.25 लाख कर्मी और इसे आंतरिक सुरक्षा बल के रूप में नामित भी किया गया है। बात कर लेते हैं कि मुख्य संचालन थिएटर लेफ्ट विंग एस्ट्रीम्स प्रभावित राज्यों और जो कश्मीर घाटी में आतंकवाद विरोधी मुकाबला और उत्तर पूर्व में आतंकवाद विरोधी अभियान इसमें शामिल किए जाते हैं। इन सब अभियानों को CRPF ही निपटती है। बात करते हैं 7 नंबर प्रश्न, अगले प्रश्न की तरफ कि विश्व का पहला प्लेटिप्स अभ्यारण्य कहां पर स्थापित किया गया? तो ये कहां पर, कौन से देश में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि इसका ऑप्शन बी जो है वो आपका सही रहेगा। बात करते हैं इसके बारे में कि ये ऑस्ट्रेलिया में स्थापित किया गया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के संरक्षणवादियों द्वारा इसे स्थापित किया गया है। इसमें 65 प्लेटिप्स शरण ले सकते हैं। 2022 तक न्यू साउथ वेल्स स्टेट सरकार
टारोंगा कंजर्वेशन सोसाइटी ऑस्ट्रेलिया अर्ध जलीय जीवों के लिए मुख्यतः तालाबों और कमरों का भी निर्माण करेगी। तो इस प्रकार से, क्योंकि जलीय जीवों के लिए है और फोटो में भी दिखाया गया है कि जलीय जीवों के लिए बनाया गया है, तो इस प्रकार से आप लोगों की प्रश्न भी यहां से पूरा होता है। फरवरी में सकल वस्तु और सेवा कर जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो फरवरी महीने की रिपोर्ट आप लोगों के सामने है। तो फरवरी में ए ऑप्शन यानी कि 7% जो है जीएसटी में वृद्धि हुई है। पूरी जानकारियां पढ़ते हैं। जैसे कि 1.13 लाख करोड़ कुल प्राप्त किया गया, जिसमें कि 7% पिछले महीने की अपेक्षा बढ़ा है। बात करते हैं अगर हम जनवरी की, तो जनवरी में कितना लिया गया था? तो पिछले वर्ष की अपेक्षा 7% बढ़ा है। तो जनवरी 2021 में 1,19,847, उसके पहले दिसंबर 2020 में 1,15,174 करोड़, उससे पहले नवंबर 2020 में 1.04 लाख करोड़ और अक्टूबर 2020 में 1,05,155 करोड़ रुपए जो था ये प्राप्त किया गया था। तो पूरी जानकारियां हैं आपके लिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी की, यानी कि पिछले 5 महीनों का पूरा लेखा जोखा, पूरा ब्यौरा जो है वो आप लोगों के लिए है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय कर दिया गया। देखिएगा, इससे पहले लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी होते थे, अलग अलग होते थे, लेकिन अब इन दोनों का विलय कर दिया गया है, यानी कि इन दोनों का एक ही स्वरूप प्रदान कर दिया गया है। और उसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है संसद टीवी, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका यहां से सही रहेगा। तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जैसे थोड़ी सी कि यह परिवर्तन जो है ये 1 मार्च 2021 से लागू हुआ है। इसका फैसला राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दोनों ने मुख्य रूप से लिया है। बात कर लेते हैं कि संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है। तो संसद टीवी के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो बने हैं वो बने हैं रवि कपूर। और रवि कपूर के बारे में हम पढ़ें तो वे 1986 बैच के आईएएस अधिकारी थे। तो इस प्रकार से पूरी जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। उम्मीद है इस प्रकार से करंट अफेयर्स की जो सीरीज है वो आप लोगों को पसंद आ रही है। और अगर पसंद आ रही है तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल से जुड़े और ज्ञानकोश फेसबुक पेज से जुड़े, ताकि आपको पूरी जानकारी पीडीएफ सहित मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।